जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का धर्माणी क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास की प्राचीन स्रोतों के बारे में। और हमने राजस्थान की अभिलेखों के बारे में पढ़ लिया है पिछले पार्ट 1 में, और हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं आज। तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने साथियों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम बात करते हैं। हमने कल पढ़ा था और आज हम उसके बाद दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं राजस्थान के जितने भी सिक्के प्राचीन मौर्य हुए ना उनके बारे में, और राजा के जो राजाओं के टाइम में जो सिक्के प्रचलित हुए ना उनके बारे में हम जानेंगे। तो जुड़े रहिए आप भी हमारे साथ इस हिस्ट्री की क्लासेस में। और अगर आपने पहले पढ़ रखा है ना तो दोबारा इन क्लासेस को 2 बार देख लेना तो रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 2 लाइनें हैं कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हमने राजस्थान इतिहास के स्रोत के बारे में अभिलेखों के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में हम सिक्के मौर्य और उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था आहड़ के ताम्रपत्र तक। आहड़ का ताम्रपत्र ये 1206 ईस्वी का है और यह ताम्रपत्र गुजरात के सोलंकी यानी कि चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय का है। इसकी भाषा संस्कृति और इस ताम्रपत्र में गुजरात के शासक मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली लिखी है। इससे यह भी पता चलता है कि भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का प्रभाव था। इसके बाद हम आते हैं इतिहास की स्रोत के रूप में मुख्य मुद्राएं। राजस्थान के इतिहास के रूप में मुद्राएं, सिक्के और मोहर। तत्कालीन राजपूताना की रियासतों के सिक्कों के विषय पर एक अंग्रेज अधिकारी वेब ने 1893 में पुस्तक लिखी थी, द क्रांसिस ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना नामक अद्वितीय पुस्तक लिखी, जो आज भी प्रमुख यानी प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद आहड़। आहड़ सिक्के का उत्खनन प्राप्त हुआ है। आहड़ से तांबे के कुल से सिक्के मिले और इंडो ग्रीक यूनानी मुद्राएं मिली है। और ये और आहड़ की सभ्यता में किसका उल्लेख है? यूनानी देवता अपोलो का अंकन है। आहड़ की सभ्यता में अपोलो का अंकन है और आहड़ से यूनान के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद दूसरी सभ्यता है रेड टॉक, यानी कि ये टॉक की सभ्यता है और यह सिक्के मिले 3075 साल पुराने मौर्यकालीन चांदी की पंचमार सिक्के मिले। इनको आहड़ सिक्के भी कहते हैं और भारत में सबसे बड़ी निधि मानी जाती है, यानी कि भारत के प्राचीन सिक्के जो कि रेड टॉक सभ्यता से मिले हैं। इनको धरण या विपण सिक्के भी कहा जाता है और इनका जो तोल होता है ना वो एक समान 27 ग्राम के बराबर होता है। इसमें रियासतों के सिक्के कौन कौन से हैं? अपन हम प्रमुख रियासतों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे जो प्राचीन है ना मेवाड़ है। तो मेवाड़ के सिक्कों के बारे में एक तो चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी हो गए। और मुगल सिक्का एल से चलता था उसमें चांदोड़ी, स्वरूप शाही, डिगला, शाह आलमी, बीडरिया,
पदमशाही, ग्यारचंदा और माधुशाही, ये मारवाड़ के सिक्के हैं। और इसके बाद आते हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। जोधपुर के सिक्के कौन कौन से हैं? विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, ललूलिया और डब्बूशाही। जयपुर के सिक्के हैं जाटशाही, मऊशाही हो गए, आली हो गए और माधुशाही। बीकानेर के सिक्के कौन कौन से? गजशाही हो गए और गंगाशाही। और जैसलमेर के आखीशाही, मऊशाही और डोडिया। डूंगरपुर यानी कि डी गए, उदयपुर शाही, त्रिशलिया हो गए, पसीरिया हो गई, चित्तौड़ी और सलीम शाही। बूंदी के सिक्के कौन कौन से हैं? रामशाही, कटराशाही, चेहरशाही, पुराना रुपया हो गया और 11 सोना। धौलपुर के तमंचा शाही और अलवर के आखेशाही, रावशाही, तांबे की रावशाही टक्का और अंग्रेजी पावाना सिक्का। झालावाड़ की पुरानी मदन शाही और नई मदन शाही। बांसवाड़ा की सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। सोलंबर की परम शाही। शाहपुरा की चंदिया और मादी शाही। चित्तौड़ी और बिलाड़ी। इसके बाद शाहपुरा के सिक्के हैं सदिया, मादी शाही, चित्तौड़ी और बिलाड़ी। प्रतापगढ़ के सिक्के कौन कौन से? सालिम शाही, मुबारक शाही, सिक्का मुबारक, लंदन। करौली के सिक्के कौन कौन से? माणक शाही। किशनगढ़ के हैं शाह आलमी, कोटा की मदन शाही, आली और कुमान शाही। सिरोही के हैं चांदी, बिलाड़ी, तांबे का डब्बू शाही। पाली के हैं विजय शाही और नागौर के हैं अमर शाही। आई होप तो हमने राजस्थान के जितने भी सिक्के, मोहर और मुद्राएं हुई ना, उनके बारे में पढ़ लिया। तो अब हम आते हैं सीधे साहित्यिक स्रोत पर। साहित्यिक स्रोत कितने? 4 प्रकार के होते हैं। साहित्यिक स्रोतों के बारे में संस्कृत साहित्य हो गया, राजस्थानी साहित्य और जैन साहित्य और उर्दू फारसी साहित्य। ये 4 प्रकार के होते हैं और इन सभी के बारे में प्रमुख ग्रंथ है। सबसे पहले हम संस्कृत भाषा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में जानते हैं। यानी कि पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयनायक भट्ट। इसमें क्या मिलता है? अजमेर और सपाल के चौहानों का इतिहास है और इसमें त्रैन के युद्ध का उल्लेख नहीं है। 1190 तक का इतिहास है। हमीर महाकाव्य में क्या मिलता है? ज्ञानचंद सूर्य ने लिखा है और रणथंभौर के चौहानों का इतिहास है। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का वर्णन है और 1403 में रचित ग्रंथ है। राजबल्लभ में क्या मिलता है? मंडन ने लिखा है और इसमें स्थापत्य कला एवं मेवाड़ आदि की जानकारी मिलती है और महाराणा कुंभा का शिल्पी था मंडन। राज विनोद में क्या लिखा है? सदाशिव भट्ट ने, इसके लेखक है सदाशिव भट्ट ने लिखा है कि 16वीं सदी के बीकानेर को जानने में मदद मिलती है। एकलिंग महात्म्य के लेखक है कान्हा व्यास। इसमें मेवाड़ की गोहिलों का वर्णन मिलता है और महाराणा कुंभा ने लिखना प्रारंभ किया पर पूर्ण कान्हा व्यास ने किया था। कर्मचंद वंशोत्कीन काव्य के लेखक कौन है? जयसोम है और इसमें मेवाड़ के बीकानेर राठौड़ का इतिहास मिलता है। बीकानेर दुर्ग का वर्णन है और जयसोम बीकानेर राज्य के मंत्री थे। अमरसार के लेखक है पंडित जीवाधर। इसमें महाराणा प्रताप और अमर सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और अमर काव्य वंशावली के लेखक हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसमें मेवाड़ की गोहिलों का और महाराणा राज सिंह की सिसोदिया का वर्णन है और इतिहास का ज्ञान मिलता है। राज रत्नाकर के लेखक हैं सदाशिव भट्ट और इसमें राज सिंह सिसोदिया के बारे में जानकारी मिलती है। अजितोदय के लेखक हैं जगजीवन भट्ट। इसमें राठौड़ जोधपुर के राठौड़ों का यानी कि जसवंत सिंह और
अजीत सिंह राठौड़ का मुगलों के साथ संघर्ष का इतिहास है। भट्टी काव्य में लेखक है भट्टी जैसलमेर की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है इस पर। वंशोत्कीर्ण काव्य के लेखक कौन है? करमचंद। इसमें बीकानेर राज्य का ज्ञान होता है 16वीं सदी तक का। सबसे पहले तो यानी कि राजस्थानी साहित्य होता क्या है, यानी कि राजस्थानी भाषा को एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि यह राजस्थानी भाषा का साहित्य न केवल समृद्ध है बल्कि यह इतिहास के अध्ययन में भी अत्यंत उपयोगी है। साहित्य रचना गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखी गई है। गद्य में हम ख्यात बात और विगत वंशावली याददाश्त और बई आदि को शामिल करते हैं, और वही हम रासो। पद्य में क्या पढ़ते हैं? पद्य में हम पढ़ते हैं रासो, विलास और प्रकाश, रूपक, वचनिका, वेली, जमाल, झूलना और दो अचंड आदि को शामिल करते हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि मोड़ोत नैन्सी ख्यात। मोड़ोत नैन्सी ख्यात कहा गई है जोधपुर की। मोड़ोत नैन्सी द्वारा डिंगल और पिंगल भाषा में लिखी गई ये ख्यात है। 1610 में मोड़ोत नैन्सी का जन्म हुआ ओसवाल परिवार में। मोड़ोत नैन्सी किसके दरबारी थे? महाराणा जसवंत सिंह के। उसके बाद मोड़ोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। और नैन्सी ख्यात में है राजपूतों की 36 शाखाओं को उल्लेख है। और उसके बाद नैन्सी की दूसरी रचना है कौन सी? मारवाड़ प्रकरण विगत, यानी कि गावारी ख्यात। इसको सर्व संग्रह भी कहते हैं। और मोड़ोत नैन्सी को क्या कहा जाता है? घरों की संख्या के आंकड़ों, आबादी आदि का वर्णन किया, इसलिए इसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। गजेटियर कैसे कहते हैं? यानी कि जिसने राजस्थान में सर्वप्रथम जनगणना की थी ना, वो मोड़ोत नैन्सी था, इसलिए इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। बागीदासरी ख्यात। बागीदासरी ख्यात कहाँ पे लिखी है? जोधपुर में लिखी है, और इसका लेखक है बागीदास था, जो कि जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ का दरबारी था। बागीदास का जन्म हुआ था भांडियावास में हुआ था, एक चारण परिवार में। बागीदास की ख्यात में जोधपुर के राठौड़ के साथ अन्य वंशों का भी इतिहास दिया गया है। बागीदासरी ख्यात में क्या लिखा है? ये डेंगल और मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है, राजस्थानी गद्य में लिखी गई है, और जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहा जाता है। बागीदास ने क्या लिखा है? इसमें एक गीत भी लिखा है, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। शीर्षक गीत से राजपूत राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ ललकारा था। इसके बाद है दयालदासरी ख्यात। दयालदासरी ख्यात बीकानेर के राजा रतन सिंह के बारे में लिखी गई है, और रतन सिंह का दरबारी था दयालदास। दयालदासरी ख्यात मारवाड़ी यानी कि डेंगल भाषा में लिखी गई है, और इसमें बीकानेर के राठौड़ का प्रारंभ से लेकर सरदार सिंह तक के इतिहास का 2 भागों में वर्णन किया गया है। इसमें बीकानेर के महाराजा रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों को कन्यावध रोकने के लिए किया गया में प्रतिज्ञा करवाने का वर्णन है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जोधपुर राज्य की ख्यात में क्या लिखा है? यानी कि इस 2 खंडों में राठौड़ की उत्पत्ति से लेकर मानसिंह तक के शासनकाल की है। और जोधपुर राज्य की ख्यात किसने लिखी है? मुरारी दास ने लिखी है। इसके बाद आता है प्राचीन रासो साहित्य। रासो साहित्य किसने लिखा है? ये 905 ईस्वी में रिपुदारण दास का सबसे प्राचीन रासो है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवंदय। ये भाषा पिंगल थी। इसमें 1 लाख चंद और 69 अध्याय हैं, और राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है पृथ्वीराज रासो में। बिचलदेव रासो के लेखक है नरपति लाल 16वीं सदी, और इसमें बिचलदेव रासो और उनकी रानी राजमती के प्रेम कथा का वर्णन है।
अमीर रासों के लेखक है जोधा रास, जिसमें हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष का वर्णन है। खुमान रासों में दलपत विजय और इसको मेवाड़ का एनल्स कहा जाता है और मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। सगत रासों में लेखक है गिरधर रासिया, इसमें राणा प्रताप की रूठे हुए भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। जसवंत रासों में मुरारीदान, इसमें सूर्यमल मिशन के दत्तक पुत्र मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का इतिहास जानने में सहायक है। राम रासों के लेखक हैं माधोदास, इसमें राम कथा पर आधारित डेंगल भाषा का ग्रंथ है। विजयपाल रासों के लेखक हैं नल सिंह, इसमें करौली के शासक विजयपाल यादव का इतिहास वर्णित है। आमिर महाकाव्य के लेखक नियंसन सूरी है। आमिर महाकाव्य 1400 ईस्वी के लगभग पूरा हुआ था। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसे 14 सर्गों में लिखकर नयनचंद्र ने रणथंभौर पर शासन करने वाली चौहान शासक के राजपूतों राजाओं का वर्णन लिपिबद्ध किया है। अमीर देव के उपलब्धि का वर्णन करना यानी कि नयनचंद्र का लक्ष्य था। अतएव अमीर की राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी इस महाकाव्य से मिलती है। इसके बाद जैन साहित्य में प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? मेरुतुंग, परवन चिंतामणि, उद्योतन सूरी, कौल्यमाला। हरिभद्र का हो गया समराई इच्छा कथा और धूर्ता ज्ञान। यशोधर चरित और वीरावगन कथा। राजशेखर के लेखक है परमन कोश। जयसिंह सूरी के लेखक है। राजशेखर की रचना कौन कौन सी है? प्रबंध कोश है। जयसिंह सूरी की है हामिद मर्दन, कुमारपाल चलित और धर्मोदेश माला। यमरतन सूरी की रचना है गोरा बादल, पदमनी चौपाई, यम कुमार चौपाई। भावुक हरिमेघला, भावुक की है हरिमेघला। वज्रसेन सूरी की रचनाएं हैं भरतेश्वर, बाहुली, घोर और पुरानी राजस्थानी का प्राचीन रूप। हेमचंद्र सूरी की रचना है देसी नाम माला और शब्दानुशासन। लंबे उपाध्याय की है पद्मिनी या वीर पद्मिनी चरित चौपाई। इसके बाद राजस्थान के प्रमुख शोध संस्थान एवं संग्रहालय। राजस्थान के प्रमुख शोध संस्थान में क्या इम्पोर्टेंट है? जिसमें अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर का, इसे राजस्थान का प्रथम संग्रहालय यानी सबसे पुराना कहा जाता है। इसका जो फरवरी 1876 में वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट एडवर्ड ने, जो बाद में किंग एडवर्ड सप्तम बने थे, अपनी यात्रा के दौरान जयपुर आए थे ना, उनके आने की स्मृति में जयपुर के तत्कालीन शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास 6 फरवरी 1876 को प्रिंस अल्बर्ट के हाथों करवाया था। इसके बाद जिनभद्र सूरी भंडार जैसलमेर में सोना दुर्ग में जैन मंदिर है स्थित है। इसके बाद जयपुर का सिटी पैलेस म्यूजियम, इसका निर्माण करवाया था भगवत सिंह ने। चंद्रमहल में संगमरमर का लक्खू कोण स्थित है, जिसमें राज तिलक होने पर 1 लाख चांदी के सिक्के डाले जाते हैं। और बीकानेर संग्रहालय, बीकानेर में यहाँ पर 3 संग्रहालय स्थित है। सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर, जयपुर रियासत में स्थित है और जिसकी स्थापना की थी सवाई मानसिंह द्वितीय ने 1959 में की। ये विश्व का सबसे बड़ा झूमर यहाँ पे लगा हुआ है। दीवाने खास में दुनिया की विशालतम चांदी के 2 जार रखे हुए हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 बीकानेर। इतिहास की लिखित सामग्री को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राजस्थान में 1955 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना जयपुर में की गई, जिसे 1960 में बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। और इस विभाग की 6 शाखाएं हैं जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर एवं अजमेर में स्थित है।
भारत का प्रथम डिजिटल अभिलेखागार राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। इसके बाद एक सारणी है, संस्थान संग्रहालय का नाम है और विशेष विवरण दिया है। इसमें नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान शुरू का है, 1967 में स्थापना। राजस्थानी लोक कथा कोश का प्रकाशन है। दूसरा है सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय सांगरिया हनुमानगढ़, स्वामी केशवानंद द्वारा 1938 में स्थापित है। तीसरा है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर, कैलाश सांगला द्वारा स्थापित है। चौथा है कालीमंगा संग्रहालय हनुमानगढ़, 1985 से 86 में स्थापित है। पांचवा है डोल म्यूजियम जयपुर का है, 1979 में स्थापित है। बागुर की हवेली है उदयपुर में, 1997 में स्थापना। लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना 1952 में देवीलाल सावंत ने की थी। और राजकीय संग्रहालय चित्तौड़ की स्थापना ये फतेह प्रकाश महल में स्थित है चित्तौड़ में, 1968 में स्थापना हुई। बीकानेर राजकीय संग्रहालय बीकानेर की स्थापना गंगा सिंह के लॉर्ड लेन के द्वारा एच.एस. मुलर के चित्र विशेष आकर्षण है, 1937 में स्थापना हुई। झालावाड़ राजकीय संग्रहालय 1915 में भवानी सिंह द्वारा की गई। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर का है, 2015 में भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाने वाला चित्र वहाँ पे बनाया गया। बागड़ संग्रहालय, बागड़ राजकीय संग्रहालय पाली में 1982 का है, शिलान्यास किया था 1991 में उद्घाटन। सुगाली माता की मूर्ति यहीं पर है, यहाँ पे बागड़ संग्रहालय पाली में। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकरी, प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह है। सरदार संग्रहालय जोधपुर में 1909 में स्थापित, आमजन के आने जाने हेतु खोला गया। मीरा संग्रहालय उदयपुर में 2011 में स्थापित है। और राजकुमार हरदयाल सिंह संग्रहालय सीकर में 2006 में विधिवत इसका हर्षनाथ सीकर पर्वत यानी हर्ष से प्राप्त मूर्तियाँ गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त पुनः अवशेष आदि के प्रसिद्ध है। इसके बाद राजस्थान के इतिहास को जानने में उपयोगी ग्रंथ कौन कौन से हैं? वेली किसान रुक्मणी के लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। इसमें क्या मिलता है? वेली किसान रुक्मणी के बारे में विवरण है, यानी कि बीकानेर की राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज यानी पीतल को अकबर के दरबार में रहता था। उसने इस ग्रंथ में क्या लिखा है? कृष्ण और रुक्मणी की परिणीता को तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? 500 वेद और 1900 पुराण कहा जाता है। वेली किसान रुक्मणी को जिसके लेखक है पृथ्वीराज राठौड़, उसकी उपनाम है 500 वेद और 1900 पुराण का है। अचलदास खिसी के लेखक है शिवदास गार्डन। इसमें गागरोन के अचलदास खिसी में मांडू के सुल्तान औसंग और गोरी के मंदिर युद्ध एवं जौहर आदि का वर्णन है। सबसे प्राचीन राजस्थानी वचनिका है। राव जयश्री रोशन लिखा था बिट्टू सजा ने। ये डिंगल भाषा में रचित ग्रंथ है। इसमें कामरान और बीकानेर के राव जयश्री के मध्य युद्ध का वर्णन है। काननदेव बर्मन के लेखक है पद्मनाभ। इसमें जालोर के चौहान काननदेव बर्मन और वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का वर्णन है, जिसमें वीरमदेव एवं अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा की प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया। इसके बाद ये सारणी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप खुद पढ़ लेना। इनमें इम्पोर्टेंट क्या है, सिर्फ रचना याद करने ना कि गुणबास के लेखक है हेम कवि। इसमें जोधपुर के राठौड़ गज सिंह राठौड़ का इतिहास। गुण रूपक में केशवदास इसके लेखक है। सूरज प्रकार के कन्नीदान जी, वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण, बुद्धि विलास के बखतराम, अमीरायण के भांडू व्यास, अमीर बंधन के अमृत कैलाश, राजविलास के कविमान, अमीर हट और सुजन सरित के चंद्रशेखर, वीर विनोद के कविराज श्यामलदास, रणमल चंद के श्रीधर व्यास, रुक्मणी हरण और नाग दामन के सयाजी झूला, राठौड़ रतन सिंह महिषादरी वचनिका के खेड़िया दुर्गा, हमीर मद मर्दन के जय सिंह सूरी, हमीर चौपाई के मंडन विजयसा, हमीर चौपाई के मंडन विजयसा। इसमें हमीर देव रणथंभौर के हमीर देव का चित्रण है। अमीर अछाड़ा यानी राजरूप की रचना है। चित्तौड़ गजल किसने लिखी थी? खेतान ने। नागौर समुद्र से लिखी थी नागरी दास ने। वीर रामायण के लेखक के बादल राव रतन रिवेली कन्याल दास। राजरूपक किसने लिखी? वीर रत्नुचारण ने। पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें रतन सिंह और
चित्तौड़ के रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का वर्णन है और पद्मावती का भी वर्णन है, उनकी रानी। तो इसमें हम ये क्लास अपनी पूरी होती है और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए धर्माणी क्लासेस वहाँ पे जाके सर्च करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से ज्वाइन हो जाए। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने चैनल पर विजिट करो और उस पर लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना ताकि आपको हर किसी एग्ज़ाम की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच सके। तो साथियों, इस क्लास में आप बने रहिए और फिर मिलते हैं हम अपने एक नए टॉपिक के साथ। और आप टॉपिक कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पर अगली वीडियो बनानी है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।